दोस्तों, बेगम का खूनी सरप्राइज, एक ऐसा सरप्राइज जिसको देखने के बाद आप लोगों के खुद रोंगटे खड़े हो जाएंगे। यानी कि जफरुद्दीन पेशे से एक साइकिल का इलेक्ट्रॉनिक था और इस वक्त वो नोएडा के एक पावर प्लांट में नौकरी कर रहा था और उसी के साथ साथ उसकी पत्नी शहनाज परवीन और 10 साल और 4 साल के 2 बेटे भी रहा करते थे। बताया जाता है कि जफरुद्दीन की ससुराल पटना के फुलवारी शरीफ के करबला ताजनगर में थी और ससुराल वालों के पास में ही उसने अपने परिवार के लिए एक आलीशान मकान भी बनवा रखा था। बात है 3 मई 2022 को ईद के मौके पर। इस बार जफरुद्दीन ने ईद अपने घर पर और अपने घर वालों के बीच मनाने का फैसला किया था। इसलिए 1 मई को वो नोएडा से पटना अपने घर पर पहुंच गया और घर काफ़ी वक्त से उसका बंद था, इसलिए काफ़ी गंदा भी था। तो आप जो जानते हैं कि ईद का मौका था और उसकी साफ सफाई की गई। देर शाम रोज़ा इफ्तार करने के बाद जफरुद्दीन अपने बेटे के साथ बाजार खरीदारी करने के लिए चला गया क्योंकि ईद के लिए काफ़ी चीज़ों की ज़रूरत थी। बेटे के साथ खरीदारी करने के जब वो वापस लौटा तो सभी लोगों के साथ बैठ कर के खाना खाया गया और सभी लोग खाना खाने के बाद सोने चले गए। 2 मई की सुबह तकरीबन 7 बजे ड्राइंग रूम में फर्श पर जफरुद्दीन की लाश पड़ी थी और बड़ा बेटा अपनी ननिहाल गया हुआ था और अपने पिता की लाश घर में पड़े होने की उसको सूचना दी गई, जिसके बाद वहां लोग और आस पड़ोस के लोग भी इकट्ठा हो जाते हैं। यानी कि संबंधित थाना फुलवारी शरीफ को घटना की सूचना दे दी जाती है, किस तरह से वहां पर घटना की गई है और सूचना पाकर के थाना प्रभारी इकरार अहमद पुलिस टीम के साथ मौके वारदात पर पहुंच जाते हैं। यानी कि ड्राइंग रूम में फर्श पर 40 वर्षीय जफरुद्दीन की लाश पड़ी थी। सिर उसका बुरी तरह से कुचला हुआ था और पूरे फर्श पर चारों तरफ खून ही खून नजर आ रहा था। लाश से कुछ दूरी पर खून से सना हुआ प्रेशर कुकर पड़ा था। हत्यारों ने जफरुद्दीन को ठिकाने लगाने के लिए घर में काम आने वाली उसी प्रेशर कुकर का इस्तेमाल किया था जो कि जफरुद्दीन के सर पर ताबड़तोड़ वार किए गए थे। अब मैं आपको बता दूं कि थाना प्रभारी इकरार अहमद ने जफरुद्दीन की पत्नी शहनाज परवीन से पूछताछ की तो उसने बताया कि रात में वो खाना खा कर के सभी लोग सो गए थे और रात तकरीबन 3 बजे उसने कुछ आवाज़ें सुनी तो वो जाग गई और उठकर के जब वो ड्राइंग रूम में गई तो वहां पर उसने अपने शौहर को 2 चोरों से भिड़ते हुए देख लिया। यानी कि 2 चोर थे और उसके शौहर अकेले थे। वो अपने पति को बचाने के लिए उन चोरों से भिड़ गई, जिस पर उन चोरों ने उसके गले की चेन निकाल ली और उसे कोई नशीली चीज सुंघा दी, जिससे वो वहीं बेहोश हो जाती है और वहीं पर बेहोश होकर के गिर जाती है। सुबह जब उसको होश आता है तो उसने अपने शौहर की लाश पड़ी हुई देखी और तब से वो सुध बुध खो बैठी थी। दोनों बेटों से पूछताछ की गई तो उन्होंने बताया कि उनकी तो सुबह 7 बजे आंख खुली। रात में क्या हुआ, किस तरह के हालात पेश आए, इसके बारे में वो लोग बिल्कुल भी नहीं जानते। यानी कि उनको इसके बारे में कुछ भी नहीं पता है। जफरुद्दीन के घर में आने जाने का रास्ता एक ही था और फिर चोर कैसे घर में घुस गए, इस सवाल पर शहनाज ने कहा कि हो सकता है कि रात में मेन गेट खुला रह गया हो, अक्सर रह जाता था और घर का सारा सामान घर में मौजूद था। शहनाज अपने गले की चेन ले जाने की बात कह रही थी और चोर जो है घर में घुसे और मकान मालिक की हत्या करने के बाद केवल चेन ले गए और ये विश्वास करने वाली बात नहीं थी। यानी कि पुलिस की ये बात गले से नहीं उतर रही थी कि बीवी के मोबाइल ने आखिरकार वो सारे राज खोल दिए। यानी कि बीवी के मोबाइल ने खोला राज, मामला लूटपाट का नहीं है। थाना प्रभारी समझ चुके थे कि पूरा मामला कुछ और ही है। जब पूछताछ की जाती है तो उनका शक शहनाज पर था, लेकिन बिना सबूत उस पर हाथ भी नहीं डाल सकते थे और ये बात जो है वो पुलिस के गले से भी नहीं उतर रही थी। उन्होंने शहनाज का मोबाइल मांगा तो शहनाज ने बेखटक अपने शौहर का मोबाइल दिया हुआ, जो उसके शौहर ने दिया था आईफोन, थाना प्रभारी अहमद को दे दिया और फिर लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजने के बाद
वो तमामी लोग जो है थाने वापस आ जाते हैं और इधर उसका जो फ़ोन है वो भी पुलिस के पास आ जाता है। अब होता यह है कि थाना प्रभारी इकरार अहमद ने उस मोबाइल को खंगाला तो कई सारे कोई भी जो है सबूत उनके हाथ नहीं लगा। मोबाइल के कुछ नंबरों की कॉल डिटेल्स निकलवाई गई तो कोई भी खास जानकारी पुलिस को नहीं मिली। आखिरकार ये तमामी जानकारी मिलने का हवाली थी। इसी बीच जफरुद्दीन के रिश्तेदारों और पड़ोसियों से जब बात की गई तो उनको पता चल गया कि जफरुद्दीन और शहनाज में जो है अक्सर झगड़े होते रहते थे। इसके बारे में मोहल्ले वाले अच्छी तरह जानते थे तो उन्होंने पुलिस को बता दिया। उसकी वजह थी कि शहनाज का अफेयर, जिसकी वजह से जफरुद्दीन शहनाज को नोएडा में अपने साथ पिछले 4 साल से रख रहा था। यानी कि 2 साल से शहनाज का पटना आना जाना बिल्कुल और पूरी तरह से बंद था। थाना प्रभारी अहमद ने दोबारा जफरुद्दीन के बेटों से पूछताछ की तो इस बार जो उसका छोटा बेटा था उसने अपनी अम्मी के पास 2 मोबाइल होने की बात कही। उसने बताया कि पुलिस ने आपको एक आईफोन दिया है, लेकिन इसके अलावा भी उसकी अम्मी के पास एक और मोबाइल है। शहनाज ने दूसरे मोबाइल के बारे में पुलिस को नहीं बताया था। एक फ़ोन था जो उसने पुलिस को दे दिया था। इस पर उन्होंने शहनाज पर दबाव डाल करके दूसरा मोबाइल फ़ोन भी आखिरकार अपने कब्जे में ले लिया, जो कि शहनाज ने पहले पुलिस को नहीं दिया था। उस मोबाइल में जो सिम कार्ड था वो कमाल उर्फ नन्हे के नाम पर था और उस नंबर से जिस फ़ोन पर बात की जाती थी वो नंबर भी नन्हे का ही था। यानी कि ये जानकारी मिलने के बाद उनको मामला समझते हुए देर न लगी, यानी कि मामला प्रेम प्रसंग का था। इसके बाद 27 जून को थाना प्रभारी ने शहनाज, परवीन और उर्फ नन्हे कमाल को भी गिरफ्तार कर लिया। चूंकि पुलिस ने जब जांच पड़ताल की तो उनको यहाँ पर और कुछ ही नजर आया। दोनों से जफरुद्दीन की हत्या के बारे में जब सख्ती से पूछा गया तो उन्होंने उसकी हत्या करने की बात को स्वीकार कर लिया। कहते हैं कि पुलिस बड़े बड़े राज चुटकियों में उगलवा लेती है और यहाँ पर भी ऐसा हुआ। हत्या करने की पीछा की जो वजह थी वो जानी गई तो जो वजह सामने आई वो हैरान कर देने वाली है, यानी कि आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। शहनाज जब कक्षा 6 में पढ़ती थी उस वक्त उसकी उम्र तकरीबन 15 साल थी और उसके साथ कमाल उर्फ नन्हे भी पढ़ता था जो उसका दोस्त था। साथ पढ़ने के दौरान दोनों में काफ़ी ज़्यादा मजबूत दोस्ती थी और ये दोस्ती समय के साथ साथ काफ़ी ज़्यादा गहरी हो गई। दोनों को एक दूसरे का साथ इतना भाता था कि वो ज़्यादा से ज़्यादा एक दूसरे के साथ तो उस वक्त को बिताना चाहते थे। उस वक्त को वो कभी भी अपने हाथ से नहीं जाने देते थे। धीरे धीरे ये जो दोस्ती थी, दोस्ती की सीमा दोस्ती से आगे निकल जाती है और दोनों के दिलों में प्यार के अंकुर फूटने लग जाते हैं। ये बात दोनों को महसूस भी करने लगते हैं। दोनों जानते हैं कि दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करने लगते हैं। वैसे तो दिल की हर बात बेझिझक एक दूसरे से कह देते थे, लेकिन अपनी चाहत की बात बताने में दोनों एक दूसरे से हिचक रहे थे। यानी कि आंखों से साफ झलकने वाला प्यार जुबान से शब्दों के जरिए बाहर नहीं निकल पा रहा था। यानी कि प्यार करते हो तो उसे जताना भी होता है। ये बात दोनों जानते थे और अच्छी तरह इसके बारे में वो दोनों लोग समझते भी थे, लेकिन जुबान साथ नहीं दे रही थी। प्यार यानी कि जब प्यार जोर मारता है तो दिल में उमंगें उठती हैं तो इंसान की बेचैनी भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ने लगती है और यही बेचैनी इंसान को मजबूर कर देती है। और इसी बेचैनी में एक दिन नन्हे की जुबान से प्यार के अनमोल शब्द जो हैं वो बाहर आ जाते हैं। उस दिन शहनाज और नन्हे कमरे में बैठे हुए कोई रोमांटिक जो है फिल्म देख रहे थे और उस फिल्म में भी हीरो हीरोइन की ठीक वैसी ही स्थिति होती है जैसी शहनाज और नन्हे की थी। मैं आपको बता दूं कि फिल्म में हीरो हीरोइन से प्यार के मीठे बोल बोलता है तो नन्हे भी अपने प्यार का इजहार करने को मचल उठता है। उसके दिल में वो सारी बातें फूटने लगती हैं, सारी बातें उसको फिर से याद आने लगती हैं। तो वो वहाँ फिल्म चल रही होती है, यहाँ इनकी फिल्म चल रही होती है। मौका भी था, दस्तूर भी था। उसने शहनाज का हाथ पकड़ा। शहनाज भी उसके हाथ पकड़ने से समझ गई कि आज नन्हे भी उससे अपने दिल की बात कह देना चाहता है। वो भी उस पल के लिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थी और वो भी तैयार हो गई। जैसे ही फिल्म में प्यार का इजहार करके हीरोइन गले लगे, वैसे ही नन्हे ने शहनाज को अपने गले से लगा लिया
और अपने प्यार का इजहार कर डाला। यानी कि शहनाज एक पल के लिए तो चौंक गई, उसकी धड़कनें रुक गई थी, लेकिन फिर मन ही मन वो बहुत ज़्यादा खुश हुई कि जिस दिन का इन लोगों को इंतज़ार था आखिरकार वो आ गया। तभी नन्हे के प्यार भरे मीठे बोल उसके कानों में रस घोलने लगे। आई लव यू शहनाज, मैं तुम्हें अपनी जान से भी ज़्यादा चाहता हूँ, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, मैं तुम्हें पूरी ज़िंदगी अपने साथ रखना चाहता हूँ, क्या तुम भी यही चाहती हो? ये वो बोल हैं जो मोहब्बत के बोल थे और उस वक्त बोले जा रहे थे। क्या तुम भी मुझसे प्यार करती हो? यानी कि एक वक्त को तो मानो कि सारा वक्त ही रुक गया था। शहनाज का मुंह नन्हे की पीठ की तरफ था और शहनाज आंखें बंद करे हुए नन्हे की प्यार भरी बातों का आनंद ले रही थी। वो मुंह से जबान से कुछ नहीं बोल पा रही थी, उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान तैर रही थी और वो कुछ भी बोलने को राजी नहीं थी। नन्हे ने उससे पूछा और उसे खींच करके अपने से अलग किया तो शहनाज का चेहरा उसके सामने आ गया और उस वक्त उसके चेहरे पर हया के बादल साफ नजर आ रहे थे और उसकी आंखें जो है शर्म से झुकी जा रही थी। यकायक शहनाज ने अपनी आंखें खोली और नन्हे की आंखों में देखते हुए बोली कि मैं तो कब से तुमसे प्यार कर रही थी और कब से मुझको इस पल का इंतज़ार था। यानी कि मैं इंतज़ार में थी कि तुम जाने किस दिन मुझसे अपने प्यार का इजहार करोगे और मेरे प्यार को कबूल करोगे। तो यहाँ पर वो तमाम तरह की रोमांटिक बातें होती हैं कि मैं भी तुमसे बेइंतहा मोहब्बत करती हूँ, वो कहता मैं भी तुमसे बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ, मैंने तुम्हारी मोहब्बत को कबूल कर लिया, क्या तुम मेरी मोहब्बत को जो है कबूल करते हो। वो तमाम तरह की प्यार मोहब्बत की बातें होती हैं, दोनों एक दूसरे से बातें करते हैं और फिर बातें लंबी हो जाती हैं। कबूल है कबूल है कबूल है, हज़ार बार कबूल है, तुम्हारी मोहब्बत से ही मेरी ये ज़िंदगी मेरी ये जान है। ये सुनकर के शहनाज नन्हे से लिपट जाती है और नन्हे भी शहनाज को अपनी बाहों में ले लेता है और प्यार से उसके होठों को चूम लेता है और चूम करके अपने प्यार की उस पर मोहर लगा देता है। यानी कि जो बात काफ़ी दिनों से लोगों के उन दोनों के दिल में थी वो बात आखिरकार सामने आ जाती है। यानी कि प्यार की वजह से स्कूल से भी निकाल दिया जाता है। उनका प्यार इस कदर परवान चढ़ा कि पूरे स्कूल में उनके प्यार की चर्चा होने लगती है। स्कूल प्रबंधक तक जब ये बात पहुंचती है तो उन दोनों को स्कूल से निकाल दिया जाता है। इसके बाद शहनाज घर में रहकर ही पढ़ाई करने लगती है और दूसरी ओर नन्हे ने जो है आगे की पढ़ाई नहीं की है और नन्हे जो है आगे की पढ़ाई रोक देता है, बल्कि बिजली के मिस्त्री का काम सीखता है और उसमें दिन रात मेहनत करता है जिससे जल्द से जल्द वो अपना काम शुरू कर सके। उसने सोचा कि आमदनी होने लगेगी तो वो शहनाज से निकाह भी कर लेगा, लेकिन वो अभी काम की तलाश में था। चूंकि काफ़ी ज़्यादा मेहनत कर रहा था, उसने जो काम सीख रखा था वो बहुत ही ज़्यादा उसकी नज़र में अच्छा था। दूसरी ओर शहनाज के घर वाले शहनाज के इश्क की खबर लगने के बाद उसके लिए कोई अच्छा लड़का तलाश कर रहे थे और अच्छा लड़का तलाश करने के बाद उसका निकाह करने की तैयारी में घर वाले लग गए थे। चूंकि घर वालों को वो तमामी तरह की बातें पता चल गई थी और वो लोग किसी भी तरह की देरी नहीं चाहते थे। जल्दी उनकी तलाश पूरी हो गई और शहनाज के घर वालों को शहनाज के लिए जफरुद्दीन नाम का एक लड़का पसंद आ गया। बताया जाता है कि जफरुद्दीन पेशे से इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर था और उस वक्त वो जो है सऊदी अरब में नौकरी कर रहा था और वो लखीसराय का रहने वाला था। अच्छी नौकरी वाला लड़का मिल रहा था और अच्छा रिश्ता था। ये सोचकर घर वालों ने शहनाज का निकाह उससे तय कर दिया और वो यहाँ पर किसी भी तरह की कोई भी देरी नहीं करना चाहते थे। अच्छे मौके की तलाश में थे, अच्छा रिश्ता मिल गया था, सब कुछ उन लोगों के लिए बढ़िया था। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि शहनाज बला की खूबसूरत थी और शहनाज की खूबसूरती पर जफरुद्दीन लट्टू हो गया था। शहनाज को देखते ही जफरुद्दीन ने रिश्ते के लिए हाँ कर दी थी, जबकि शहनाज को जफरुद्दीन पसंद नहीं था। जफरुद्दीन मौलाना था और नापसंदगी की वजह यह भी थी। वैसे भी वो नन्हे से प्यार करती थी और उसी से निकाह करना चाहती थी, लेकिन घर वालों के दबाव में ना चाहते हुए उसे जफरुद्दीन से जो है निकाह करना पड़ गया, जबकि वो नन्हे से काफ़ी ज़्यादा प्यार करती थी और नन्हे पर अपनी जान छिड़कती थी। निकाह के कुछ वक्त के बाद जफरुद्दीन वापस सऊदी अरब चला जाता है और शहनाज मायके में ही रहने लगती है।
क्योंकि अभी हमने आपको बताया कि जफरुद्दीन विदेश में काम करता था और इसलिए वो काम पर चले जाता था। महके में रहते हुए अपने प्रेमी नन्हे से वो अक्सर मिला करती थी और दोनों के बीच शारीरिक रिश्ते भी बताया जाता है कामयाब हो गए थे। कहनो कि जफरुद्दीन की पत्नी थी, लेकिन पत्नी की तरह प्रेमी नन्हे के साथ रहती थी और अक्सर दोनों एक दूसरे से मिलते थे, छुप छुप करके मुलाकातें करते थे और इस तरह से उनका प्यार और ज़्यादा परवान चल रहा था। उधर उसका शौहर विदेश में काम कर रहा था। बताया जाता है कि जफरुद्दीन साल में 1 महीने के लिए घर पर आता था और 1 महीने पति के साथ तो 11 महीने वो अपने प्रेमी के साथ रहा करती थी, पत्नी के रूप में रहती थी। शहनाज समय के साथ साथ शहनाज 2 बच्चों की माँ भी बन गई थी और जफरुद्दीन ने शहनाज के मायके के पास ही एक आलीशान मकान भी बनवा लिया था। चूंकि मैंने आपको बताया कि वो विदेश में काम करता था तो उसको अच्छी कमाई थी। इसी मकान में वो अपने दोनों बच्चों के साथ रहने भी लगी थी और शहनाज के साथ ही उस मकान में उसका प्रेमी नन्हे भी रहता था। यानी कि बच्चों से प्रेमी को अब्बू कहलवाया करती थी और शहनाज नन्हे ने यानी कि नन्हे ने शहनाज का नाम शहनाज गिल रखा था। वो उससे कहता था कि वो उसे शहनाज गिल लगती है और वो उन दोनों का प्यार शहनाज गिल और सिद्धार्थ की तरह रहेगा। ये तमाम तरह की बातें थी जो उन लोगों के दरमियान हुई थी। नन्हे ने शहनाज से अपने संबंध के कारण ही विवाह नहीं किया था और वो पूरी तरह से अपने प्यार के लिए उसको समर्पित था और हमेशा उसका दीवाना बना बैठे रहता था। दोनों का इश्क आखिर कब तक छिपता, ये तो आप तमाम ही लोग जानते हैं कि इश्क और मुश्क दोनों नहीं छिपते। एक दिन बड़े बेटे अब्दुल्ला ने फ़ोन पर बात करते हुए नन्हे के बारे में अपने पिता को बता दिया कि अम्मी जो है किसी गैर से बात करती हैं, जिसके बाद जफरुद्दीन और शहनाज में काफ़ी ज़्यादा झगड़ा हुआ था। झगड़ा काफ़ी ज़्यादा होने के बाद वैसे शहनाज अपने बेटों को पट्टी पढ़ाए रहती थी और उनसे कहती थी कि उनके 2 पिता हैं। प्रेमी नन्हे को अपने बेटों से अब्बू कहलवाया करती थी और छोटे बेटों को तो वो नन्हे का ही माना करती थी। ये तमाम तरह की बातें खबरों से ली गई है। दूसरी ओर जब शहनाज की हकीकत जफरुद्दीन को पता लगी, हल्के हल्के जब उसने सबूत जुटाने शुरू कर दिए तो वो काफ़ी ज़्यादा बेचैन रहने लगा और यहाँ तक कि बताया जाता है कि उन लोगों की बात तलाक तक पहुँच जाती है। शहनाज उससे तलाक मांगने लगती है, लेकिन जफरुद्दीन उसके लिए तैयार नहीं होता है और इस सब को देखते हुए जफरुद्दीन ने अपनी सारी संपत्ति अपने कब्जे में कर डाली। और बताया जाता है कि जफरुद्दीन 2 साल पहले सऊदी अरब से वापस आ गया था और नोएडा में एक पावर प्लांट में नौकरी करने लगा था। क्योंकि वो विदेश रहा करता था तो उसने सोचा क्यों ना वो अपने घर रहने लगे। वो शहनाज और दोनों बेटों के साथ नोएडा में रहने लगा और वहां रहते हुए भी शहनाज और नन्हे के बीच संपर्क यानी कि कांटेक्ट बना हुआ था। दोनों फोन पर बातें करते रहते थे और शहनाज को ये पटना भी नहीं भेजना चाहता था। अब हम आपको बताएं कि 3 मई 2022 को ईद थी। इस बार भी ईद जफरुद्दीन अपने घर पर और अपने बच्चों के बीच ही मनाने वाला था। उसने सोच लिया था, उसने अपना मन बना लिया था कि आखिरकार 2 साल का वक्त गुजरने के बाद अब ये जो है नन्हे को भूल गई होगी और उससे न मिलवाने पर उसके तमाम तरह के संबंध जो है टूट गए होंगे, उससे किसी तरह का कोई कांटेक्ट नहीं रहा होगा। यही सोच करके उसने पटना में ईद मनाने का फैसला किया और सोचा कि वो पटना जाकर के अब इस बार ईद मनाएगा। लेकिन ये उसकी भूल थी और ये भूल उस पर कितनी भारी पड़ने वाली थी उसने ये कभी सपने में भी नहीं सोचा था। जानकारी शहनाज को हुई तो वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो गई, उसके दिल में लड्डू फूटने लगे। उसने फ़ोन पर नन्हे से बात की और कहा कि इस बार जफरुद्दीन ईद पर जो है घर आ रहे हैं और उसे हर हाल में ठिकाने लगाना होगा, जिससे उसकी मौत के बाद दोनों एक साथ ज़िंदगी जी सकेंगे। नन्हे खुश होते हुए इसके लिए तैयार हो जाता है और एक प्रोपगंडा बनाने लगता है। बताया जाता है कि जफरुद्दीन परिवार के साथ नोएडा से दिल्ली आया और दिल्ली से पटना फ्लाइट से 1 मई की दोपहर में वो पहुंच गया था। घर की साफ सफाई की जा रही थी, तमामी लोग काफ़ी ज़्यादा खुश नज़र आ रहे थे, घर में एक अलग ही माहौल नज़र आ रहा था। रात में रोज़ा इफ्तार करने के बाद जफरुद्दीन बेटे के साथ बाजार खरीदारी करने के लिए गया। इस बीच शहनाज ने प्रेमी नन्हे को बुला करके अपने घर में छिपा लिया और यहाँ से शुरू होता है ये सारा कांड। जफरुद्दीन रात 11 बजे घर पर लौटा।
तो सभी लोगों ने खाना खाया और इसके बाद शहनाज ने जफरुद्दीन से किसी बात को लेकर के झगड़ा भी कर लिया, जिसके बाद जफरुद्दीन ड्राइंग रूम में सोने चला गया और उसके सोने के बाद रात के तकरीबन 3 बजे शहनाज ने नन्हे को बाहर निकाला और घर में रखे प्रेशर कुकर को उठा लिया। फिर दोनों सोते हुए जफरुद्दीन के पास पहुंच जाते हैं, क्योंकि वो नाराज था और ड्राइंग रूम में सो रहा था। उसके पास पहुंच जाते हैं। जफरुद्दीन अपनी मौत से बेखबर सो रहा था। नन्हे ने प्रेशर कुकर का एक तेज प्रहार जफरुद्दीन के सर पर कर दिया, क्योंकि वो उस वक्त सो रहा था, उसको क्या मालूम, जिससे जफरुद्दीन नीचे फर्श पर गिर गया और फिर बेहोश हो गया। इसके बाद दोनों ने बारी बारी से उस पर तब तक प्रहार किया जब तक कि उसकी मौत नहीं हो गई। यानी कि नन्हे सो रहा था, जफरुद्दीन सो रहा था। जफरुद्दीन को क्या पता कि उसके साथ क्या होने वाला है। आवाज सुनकर के दोनों बेटे जाग गए, लेकिन शहनाज ने उनको ड्राइंग रूम तक नहीं आने दिया। उसने नन्हे के कपड़ों पर लगा खून साफ किया और फिर सुबह जल्दी नन्हे को अपने घर से बाहर निकाल दिया। चूंकि वो रात को उसके घर में रुक गया था, उसने उसको छुपा लिया था, लेकिन सुबह को खून साफ करने के बाद उसको घर से निकाल दिया। पुलिस की पूछने पर शहनाज ने चोरों द्वारा लूटपाट के उद्देश्य से हत्या किया जाने की जो बात थी वो झूठी थी, वो गढ़ी हुई थी, जो कि शुरू में बताई थी। लेकिन मामले की स्क्रिप्ट काफी ज्यादा कमजोर थी, जिससे पुलिस के सामने वो ठहर ना सकी और दोनों हत्यारे जो है यहाँ पर पकड़े जाते हैं। पुलिस ने शहनाज और कमाल उर्फ नन्हे के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया और दर्ज करने के वाले न्यायालय में पेश करने के बाद दोनों लोगों को जेल भेज दिया। तो एक ऐसी कहानी जिसको सुनने के बाद रोंगटे खड़े हो गए कि आखिरकार लोग अपनी मोहब्बत को पाने के लिए इस हद तक गिर सकते हैं। ये आज की इस वीडियो में हमने आपको बताया। इसी तरह की क्राइम अपडेट हम आप लोगों को आगे चल करके भी अपने चैनल में लेकर के आते रहेंगे। तो आप लोगों से गुजारिश है कि चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बेवफा बेगम का खूनी सरप्राइज, जो कि आपने इस कहानी में सुना, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। हम मिलते हैं आपसे एक और क्राइम रिपोर्ट के साथ। अगर आप भी किसी तरह की ऐसी घटना को जानते हैं तो हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप जो है हमें वो कहानी भेज सकते हैं। वो आगे आने वाले वक्त में हम वो कहानी आप लोगों तक अपने चैनल के जरिए से जरूर पहुंचाएंगे।